Hello viewers, this is Dr. Nizamuddin Qasmi. I am a sexologist as you know. फ्रेंड्स, आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं वेरिकोज सील के बारे में। लास्ट वीडियो में अगर आपने देखा होगा, कई वीडियोस जो मैंने अपलोड किए हैं लास्टली, उनमें जो कॉजेज़ आए हैं इनफर्टिलिटी के, मेल इनफर्टिलिटी में वेरिकोज सील को बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। मेल इनफर्टिलिटी जो कॉज होती है उसमें 40% तक देखा जाता है कि वेरिकोज सील की वजह से मेल इनफर्टिलिटी कॉज होती है। तो आज हम डिस्कस करते हैं वेरिकोज सील के बारे में कि वेरिकोज सील किसको कहते हैं, वेरिकोज सील के क्या क्या कॉजेज़ होते हैं, क्या क्या इसके सिम्टम्स हैं, अलामात हमें क्या क्या मिलेंगी, कैसे हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं वेरिकोज सील को, कि क्या किन अलामात के को पॉइंट में रख करके हम इसको डायग्नोज कर सकते हैं, या फिर अगर कुछ टेस्ट होते हैं तो हम वो क्या क्या टेस्ट करा सकते हैं। इसी तरीके से लास्टली हम डिस्कस करेंगे कि अगर इसका कोई मेडिसिन के थ्रू इलाज पॉसिबल है तो वो हम क्या कर सकते हैं, या फिर इसका कुछ इलाज पॉसिबल है भी या नहीं। तो इन पॉइंट्स पे हम डिस्कस करेंगे आज की इस वीडियो में कि वेरिकोज सील क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं वेरिकोज सील के बारे में कि वेरिकोज सील की डिफिनेशन क्या है और किसको हम कहते हैं कि वेरिकोज सील है ये। तो स्क्रूटम जो होता है हमारा, जहाँ पर हमारे टेस्टिकल्स होते हैं, वहाँ पे जो वेन्स होती हैं, उन वेन्स में इन्लार्जमेंट हो जाता है। ये बिल्कुल उसी तरीके से होता है जैसे कि कुछ लोगों में वेरिकोज वेन होता है लेग्स में। जो लोग रिक्शा पुलिंग का वर्क करते हैं, या इसी तरीके से जो लोग फ्रिक्वेंटली खड़े रहने का काम करते हैं, जैसे हमारे गार्ड्स वगैरह, तो उन लोगों में क्या होता है कि जो पैर जो नीचे का हिस्सा होता है लेग का, उसमें जो है वेंस का उभार हो जाता है। इसी को हम लोग वेरिकोज वेन कहते हैं। बिल्कुल इसी तरीके से स्क्रूटम में भी जो हमारी वेंस होती हैं, जो उनमें उभार होने लगता है, उनमें जो है अच्छा खासा उभार महसूस होता है, बिल्कुल गुच्छे की तरह। उसी को हम लोग वेरिकोज सील के नाम से जानते हैं इसमें सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में। आमतौर पे सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में वेरिकोज सील को जो डिस्कस किया जाता है, मैंने पहले भी बताया, क्योंकि ये इनफर्टिलिटी कॉज करता है। इनफर्टिलिटी का बहुत इम्पॉर्टेंट कॉज है वेरिकोज सील। 40% तक के केसेस में मेल इनफर्टिलिटी में वेरिकोज सील पाया जाता है। इसी तरीके से चूँकि वेरिकोज सील की वजह से ही स्पर्म काउंट डिक्रीज़ होता है, स्पर्म काउंट जो होता है वो डिक्रीज़ हो जाता है। सीमेन जो प्रोडक्शन का प्रोसेस होता है, स्पर्मेटोजेनेसिस जिसे कहते हैं, वो इसकी वजह से इसमें भी दिक्कत आती है। स्पर्मेटोजेनेसिस प्रॉपर वे में नहीं हो पाता है। तो ये दिक्कतें हैं, ये मेन कॉजेज़ हैं जिसकी वजह से वेरिकोज सील को इम्पोर्टेंस दी जाती है सेक्सुअल डिसऑर्डर्स में, और वेरिकोज सील के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो अगर हम बात करें कि क्या क्या कॉजेज़ हैं वेरिकोज सील के, किन वजूहात की बिना पर वेरिकोज सील होता है लोगों को, तो आम तौर पे अभी तक ये इडियोपैथिक है। इसके बारे में अभी तक हातमी कोई भी कॉज पता नहीं चल पाया है कि किस वजह से ये होता है। लेकिन कुछ लोगों ने इसके बारे में बताया है कि जो ब्लड फ्लो होता है, स्पर्मेटिक कॉर्ड जो होता है, जो कि टेस्टिकल्स से हमारे ब्लड को सप्लाई का भी काम करते हैं और ब्लड को वहाँ से ले जाने का भी काम करते हैं, तो उनमें जो है कहीं ना कहीं कंप्रेशन होता है। उनमें रुकावट की वजह से ब्लड फ्लो जब हमारा, जाहिर सी बात है, प्रॉपर वे में होगा नहीं तो वहाँ पर रुकावट आएगी। उस रुकावट की वजह से उसमें जो है इन्लार्जमेंट होता है। जो ब्लड फ्लो हमारा रुकता है उसकी वजह से वहाँ पे इन्लार्जमेंट हो जाता है, और उस इन्लार्जमेंट के नतीजे में फिर वहाँ पर वेरिकोज सील डेवलप हो जाता है। तो ये एक कॉज बताया गया है वेरिकोज सील का कि किस वजह से वेरिकोज सील होता है। अब अगर हम बात करें कि क्या क्या इसके सिम्टम्स आएंगे, अगर किसी शख्स में वेरिकोज सील डेवलप हो गया है तो क्या क्या हमें अलामात मिलेंगी। सबसे पहले जो टेस्टिकल्स होते हैं वहाँ पे उसको दर्द महसूस होगा। दर्द होता है, काफ़ी कुछ केसेस में बहुत ही लेटर स्टेज में दर्द होता है। आमतौर पे वेरिकोज सील की वजह से ना ही कोई डिस्कम्फर्ट होता है, ना ही कोई दर्द होता है, यहाँ तक कि काफ़ी दिनों तक पेशेंट को वेरिकोज सील होता है और उसको पता भी नहीं चलता। अचानक और इत्तेफाकी तौर पर ये डायग्नोज हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल किसी को इनफर्टिलिटी नहीं हो रही थी, तो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन जब हम करते हैं तो उस केस में वेरिकोज सील डायग्नोज हो जाता है। इसी तरीके से कुछ लोगों का अचानक जब हम किसी और दूसरी वजह से, दूसरे सिम्टम्स की वजह से जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन करते हैं तो उस केस में सडनली जो है वेरिकोज सील डायग्नोज हो जाता है।
तो पेन जो है बहुत ही लेटर स्टेज में होता है, अचानक से पेन नहीं होता और ना ही कोई इसकी वजह से डिस्कम्फर्ट होता है। दूसरी जो लेकिन होता है कुछ लोगों में जो लेटर स्टेज में होता है, तो पेन भी इसकी एक अलामत है। इसी तरीके से जिन लोगों में वेरिकोसील होता है, बाहर से ही लम्ब महसूस होता है, उसमें गुच्छे की शक्ल में दिखाई देते हैं, उभार जो होता है वो उभारपन उसमें महसूस होता है, एक ये। उसके बाद जो है अगर हम आम तौर पे देखें तो वेरिकोसील की वजह से जो स्पर्म काउंट है वो डिक्रीज़ मिलेगा, स्पर्म काउंट जो है वो डिक्रीज़ मिलेगा, और स्पर्म की जो क्वालिटी होगी, मनी की भी जो क्वालिटी होगी वो डिक्रीज़ मिलेगी, वो अच्छी नहीं होगी। उसमें जो मोटेलिटी है ये स्लगिश ज़्यादा हो जाएंगे, मोटेलिटी उसमें कम हो जाएगी, इस तरीके की दिक्कतें जो हैं वो स्पर्म में आएंगी, एबनॉर्मल फॉर्म ज़्यादा हो जाएगी स्पर्म की। तो ये दिक्कतें आती हैं वेरिकोसील की वजह से। अब अगर हम बात करें कि वेरिकोसील को कैसे डायग्नोस करना है, डायग्नोस्टिक मेथड्स क्या हैं इसके, तो बहुत ज़्यादा किसी तरीके की जो है इसमें इन्वेस्टिगेशन की रिक्वायरमेंट नहीं होती है, ये सेल्फ डायग्नोस्ड होता है। अगर आदमी खुद से ही गौर से देखेगा तो वेरिकोसील डायग्नोस हो जाएगा, या इसी तरीके से डॉक्टर्स जो होते हैं वो जनरल फिजिकल एग्जामिनेशन के दौरान उसको इजीली डायग्नोस कर सकते हैं। लेकिन स्पर्म काउंट्स के थ्रू भी इसको देखा जा सकता है, क्योंकि आम तौर पे देखा गया है वेरिकोसील जिन लोगों में होता है उनका स्पर्म काउंट जो है डिक्रीज हो जाता है। आम तौर पे अगर देखें तो वेरिकोसील जो है हमारा वो लेफ़्ट टेस्टिकल्स की जानिब ज़्यादा होता है, राइट के मुकाबले में लेफ़्ट में ज़्यादा पाया जाता है। इसके अलावा अगर हम बात करें कि फिर अब हम क्या क्या इसका इलाज कर सकते हैं, वेरिकोसील के ट्रीटमेंट की अगर हम बात करें तो मेडिकली जो मेडिसिन के थ्रू ट्रीटमेंट हम लोग देते हैं वो तो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव नहीं है वेरिकोसील के केस में, बट इसका सर्जिकल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। लेकिन जैसे कि मैंने पहले भी आपको बताया कि वेरिकोसील की वजह से ना ही अर्ली स्टेज में ना तो कोई इसमें डिस्कम्फर्ट होता है, ना ही कोई पेन होता है, इसी तरीके से और भी कोई प्रॉब्लम्स नहीं होती हैं। वेरिकोसील आम तौर पे जो माइल्ड होता है उनमें इनफर्टिलिटी डेवलप करता है। मैंने पहले भी बताया आपको, स्पर्म काउंट का डिक्रीज हो जाता है, तो आम तौर पे जो इसके ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है वो इनफर्टिलिटी की वजह से ट्रीटमेंट की ज़रूरत पड़ती है। तो अगर सर्जिकली ट्रीटमेंट ही इसका पॉसिबल है, मेडिसिन के थ्रू इसका कोई इलाज आम तौर पे अभी तक जो देखा गया है वो पॉसिबल नहीं है। बट अगर सिर्फ इनफर्टिलिटी की वजह से ही इसका सर्जिकली ट्रीटमेंट कराना चाह रहे हो आप, तो इससे बेहतर यह है कि एक मरतबा जो हमारा प्रोडक्ट है सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी, मैंने पहले भी 2 वीडियोस में इसके बारे में बताया है कि ये स्पर्म काउंट को जनरेट करने में और उनकी मोटेलिटी वगैरह को बढ़ाने में, इसी तरीके से प्रोडक्शन में बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, ये बहुत ज़्यादा अहम रोल रखता है सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी। तो जिन लोगों में वेरिकोसील डेवलप हो गया हो, माइल्ड हो, किसी तरीके का दर्द ना होता हो, उनको डिस्कम्फर्ट भी ना हो, कोई और परेशानी ना हो, सिर्फ और सिर्फ स्पर्म काउंट उनका जो है डिक्रीज़ हो गया हो, तो स्पर्म काउंट को इंक्रीज़ करने के लिए हम कुछ मेडिकेशन चला सकते हैं। स्पेशली जो मैंने बताया कि सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी का जो है बहुत ही ज़्यादा इसमें इंपॉर्टेंस है, बहुत ज़्यादा अहमियत रखता है ये। तो सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी जो हमारी जो मेडिसिन है, इसको 3 मंथ्स के लिए आप यूज़ करें। इंशाल्लाह उम्मीद है कि 3 मंथ्स में इसके प्रॉपर रिजल्ट मिलेंगे और स्पर्म काउंट जो होगा आपका वो नॉर्मल हो जाएगा। तो ऐसा है कि सुफूफ मुअल्लिदे किरम मनी आप यूज़ करते रहिए, स्पर्म काउंट आपका जो है नॉर्मल हो जाएगा और आपकी वाइफ कंसीव कर जाएंगी और आपके यहाँ प्रेगनेंसी हो जाएगी। तो ये इसका जो है प्लस पॉइंट है कि विदाउट सर्जरी आप इसको कंटिन्यू कर सकते हैं, और इनफर्टिलिटी की वजह से सिर्फ आप जो है वेरिकोसील का अगर ऑपरेशन ना कराना चाहें तो इससे आप बच सकते हैं। तो मैंने आपको बताया आज की इस वीडियो में कि वेरिकोसील किसको कहते हैं, क्या कॉजेज़ होते हैं वेरिकोसील के, चाहे वो इडियोपैथिक होते हों या फिर जो है कुछ जो लोगों का जो मानना है वो मैंने बताया आपको। इसी तरीके से क्या क्या सिम्टम्स आते हैं वेरिकोसील के मैंने वो बताया आपको, क्या इसका इलाज हो सकता है, कैसे इसको डायग्नोज कर सकते हैं, ये सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस की। फिर इंशाअल्लाह किसी दूसरी वीडियो में फिर आपसे होगी मुलाकात, फिर किसी इम्पॉर्टेंट टॉपिक पर, इम्पॉर्टेंट चैप्टर पर हम डिस्कस करेंगे आपसे। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम।